नमस्कार दोस्तों, व्याख्या में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदेश राम। आज बात करेंगे अमेरिका में हुए 9/11 टेरर अटैक की, जिससे उस वक्त पूरी दुनिया सहम गई थी। ये ऐसा आतंकवादी हमला था जिसने अमेरिका तक को हिला कर रख दिया। वैसे ये दिन अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए बाकी के आम दिनों जैसा ही था। 11 सितंबर 2001 को जब यह हमला हुआ तो उस वक्त पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल में थे। उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश बच्चों से बात करने ही वाले थे कि तभी व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू हिलकार्ड जूनियर आए और बुश के कान में कुछ बोले। इसके बाद बुश के चेहरे पर उदासी आ जाती है, लेकिन इतने पर भी वो कुछ जाहिर नहीं होने देते और बच्चों के साथ बातचीत करने लगते हैं। इसके बाद एंड्रयू कार्ड कुछ देर बाद फिर से क्लास में आते हैं और बुश के कान में फिर से कुछ बोलते हैं। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति के चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी, लेकिन फिर भी वो खौफ छिपाए खामोश रहने की कोशिश करते हैं। दरअसल एंड्रयू कार्ड ने बुश को अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले की जानकारी दी थी, जो उस वक्त किसी ताकतवर देश पर पहला बड़ा आतंकवादी हमला था। इसके पीछे की कहानी यह है कि उस दिन सुबह अमेरिकी एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 11 बोस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस के लिए टेक ऑफ करती है, जिसमें 92 लोग सवार थे। इनमें 81 यात्री और बाकी के क्रू मेंबर थे। लेकिन इन यात्रियों में से 5 लोग ऐसे थे जो प्लेन को हाईजैक करने के मंसूबे से उसमें चढ़े थे। इसके थोड़ी देर बाद ये 5 लोग उस हवाई जहाज को हाईजैक कर लेते हैं। इन हाईजैकर्स में एक शख्स ऐसा था जो कि हवाई जहाज उड़ाने में ट्रेंड था, जिसका नाम था मोहम्मद अता। ये मिस्र का नागरिक था जो ज़बरदस्ती पायलट और को पायलट से प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। अब ये हवाई जहाज़ को सीधे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर ले जाने लगता है और सुबह 8:46 पर उसे सीधे उस बिल्डिंग के नॉर्थ टावर से टकरा देता है। ये बिल्डिंग उस समय की सबसे ऊंची और ऐतिहासिक इमारतों में से एक थी। जब इससे प्लेन टकराता है तो इससे अमेरिका में एक तरह का हड़कंप सा मच जाता है। जब एंड्रयू हिलकार्ड इस घटना की जानकारी जॉर्ज डब्ल्यू बुश को देते हैं तो एक बार को तो अमेरिकी राष्ट्रपति को विश्वास ही नहीं होता। वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ज़रूर पायलट को हार्ट अटैक आ गया होगा जिससे प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जा टकराया। लेकिन इसके 17 मिनट बाद ही पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 175 को भी 5 हाईजैकर्स के जरिए अगवा कर लिया गया है। इस बार 9:03 पर प्लेन उसी बिल्डिंग के साउथ टावर से जा टकराता है। अमेरिका के लोग अभी पहले हमले को ही नहीं समझ पा रहे थे कि अब दूसरा हमला भी हो गया। ये वही वक्त था जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश स्कूल में बच्चों से बात करने में व्यस्त थे। जैसे ही दोनों प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराते हैं, ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति फिर भी वहाँ स्कूल में बैठकर रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि उस वक्त बुश ने इस खबर को सुनने के बाद भी अपना कार्यक्रम रद्द क्यों नहीं किया। बाद में बहुत से लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बर्ताव का ये कहते हुए विरोध किया कि जब उनको इसकी जानकारी मिल गई थी तो उन्होंने समय रहते कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। वैसे ये सिलसिला भी थमा नहीं था। इसके कुछ समय बाद ही खबर आती है कि 2 और हवाई जहाज़ों को अगवा कर लिया गया है, जिनमें से एक थी अमेरिकी एयरलाइंस फ्लाइट 77 और दूसरी थी यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93। इनमें जो फ्लाइट 77 थी उसे अमेरिका के लॉस एंजलिस जाना था, जिसने वॉशिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, जबकि फ्लाइट 93 को न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जाना था। इनमें जो फ्लाइट 77 थी उसमें 5 हाईजैकर्स थे, जबकि फ्लाइट 93 में 4 हाईजैकर्स मौजूद थे। ये सभी अपहरणकर्ता इन दोनों हवाई जहाज़ों को वॉशिंगटन डीसी की ओर घुमा देते हैं, क्योंकि यहाँ वॉशिंगटन डीसी से थोड़ी ही दूरी पर अमेरिका के रक्षा विभाग की बिल्डिंग मौजूद है, जिसे पेंटागन के नाम से जानते हैं। अब जिन आतंकवादियों ने फ्लाइट 77 को अगवा किया था, वो इसे सुबह करीब 9:30 बजे इस बिल्डिंग पर क्रैश करा देते हैं, जिससे इस इमारत को काफ़ी नुकसान होता है। पेंटागन में हुए इस हमले में 125 लोगों की मौत हो गई थी। अब सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि इस समय तक अमेरिका के सभी हवाई अड्डों को बंद किया जा चुका था। अब जो प्लेन हवा में थे उनको पास के ही किसी हवाई अड्डे पर लैंड करने के लिए कहा गया था और सुबह करीब 10 बजे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर आग लगने की वजह से ढह जाता है। इसी बीच एक और चिंता सताने लगती है कि जो चौथा अगवा किया हवाई जहाज़ था वो किसी जगह पर क्रैश कराया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अभी तक तीनों हवाई जहाज़ों को महत्वपूर्ण बिल्डिंग पर टकराया गया, उससे अब ये शक होने लगा कि कहीं अगला निशाना व्हाइट हाउस या यूएस कैपिटल तो नहीं, क्योंकि ये दोनों ही इमारतें अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अगर इन पर हमला होता है
तो इसे अमेरिका की संप्रभुता पर हमला माना जाएगा, क्योंकि व्हाइट हाउस वो इमारत है जहां अमेरिकी राष्ट्रपति रहते हैं और यूएस कैपिटल या कैपिटल बिल्डिंग यूएस फेडरल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव सीट है। हालांकि प्लेन इन पर क्रैश ना हो सका, क्योंकि इस हवाई जहाज में बैठे लोगों को पहले से ही पता चल गया था कि उनका विमान अगवा कर लिया गया है। सो उसमें मौजूद लोगों ने हाईजैकर से लड़ना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये हवाई जहाज किसी महत्वपूर्ण बिल्डिंग पर न टकराकर पहले ही पेंसिल्वेनिया के एक खेत में क्रैश हो गया। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से पहला हवाई जहाज आकर टकराता है तो उस वक्त इस बिल्डिंग में एक अनुमान के मुताबिक 17,400 लोग मौजूद थे और इसके बाद करीब सुबह 10:30 बजे इस इमारत का नॉर्थ टावर आग लगने की वजह से ढह जाता है। इसमें जहां ये विमान टकराया था उससे ऊपर मौजूद कोई भी शख्स इस हमले में जिंदा नहीं बचा था, जबकि साउथ टावर में जहां ये हादसा हुआ उससे ऊपर की मंजिलों में 18 लोग जिंदा बचे थे। खौफनाक सुबह से शुरू हुआ ये दिन दोपहर तक 3,000 लोगों की जान ले लेता है, जबकि इस हमले में करीब 6,000 लोग घायल हो जाते हैं। मारे गए लोगों में 77 देशों के नागरिक शामिल थे। इसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी में मलबे की चपेट में आने से 441 लोग जान गंवा बैठे थे। ये वो दिन था जब अमेरिका में इस आतंकवादी हमले के खिलाफ सभी लोग एकजुट हो गए थे, और हो भी क्यों ना, आखिरकार लोगों ने इतना बड़ा हमला पहली बार जो देखा था। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका जैसे पावरफुल देश पर यह हमला कराया किसने, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश पर इस तरह का आतंकी हमला कराने का दुस्साहस करे। तो इस हमले की जिम्मेदारी ली थी अल-कायदा नाम के आतंकवादी संगठन ने, जिसका सरगना था ओसामा बिन लादेन। इस घटना के बाद लादेन का नाम पूरी दुनिया जान चुकी थी, जबकि इससे पहले शायद ही किसी ने उसका नाम सुना था। दोस्तों, आतंकियों को इस हमले की ट्रेनिंग पाकिस्तान में दी गई थी। इसके लिए लादेन ने 19 हमलावरों को चुना। वैसे इनकी ट्रेनिंग 1999 में ही खत्म हो गई थी। इसके बाद इन सभी को मार्च 2001 तक छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर अमेरिका भेजा गया। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनको अमेरिका में ही हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि ये सभी 19 आतंकवादी लीगल डॉक्यूमेंट्स पर अमेरिका आए थे। इस पर यूएस टुडे ने अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की रिपोर्ट के आधार पर एक आर्टिकल छापा था, जिसमें 9/11 हमले से संबंधित कई अहम जानकारियां दी गई थीं। इसमें बताया गया कि हानी हंजूर और नवाफ अल हाजमी दोनों आतंकी हमले से काफ़ी पहले ही अमेरिका पहुंच गए थे और न्यू जर्सी में आम जिंदगी जी रहे थे। यहाँ हंजूर ने प्लेन उड़ाना भी सीखा था। 9/11 का यह हमला एक ऐसा दुस्साहस था जिसने दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को कुछ ही घंटों में बदल कर रख दिया। अमेरिका के खिलाफ हुए इस हमले ने एक नई युग की शुरुआत कर दी थी। ये ऐसी घटना थी जिसने पश्चिमी देशों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान तक खड़ा कर दिया था। इस हमले के 9 दिन बाद यानी 20 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने आतंकवाद के खिलाफ वॉर ऑन टेरर का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में आतंकवाद के खात्मे के लिए हमारी लड़ाई अल-कायदा से शुरू होगी। इस ऐलान के बाद अमेरिकी सेना ने अपना ऑपरेशन पहले अफगानिस्तान में शुरू किया और इसके बाद इराक में आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि 9/11 के असली गुनहगार ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका को 10 साल का लंबा वक्त लगा। उस वक्त राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। वैसे अमेरिका के जरिए वॉर ऑन टेरर की शुरुआत करने के बाद वहां पर मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाने लगा। इस पर बॉलीवुड में माय नेम इज़ खान और न्यूयॉर्क जैसी मूवीज़ भी बन चुकी हैं, जो ये बताती हैं कि अमेरिका में आज भी इस्लामोफोबिया किस कदर हावी है। दोस्तों, व्याख्या आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।